नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहुजा अपने YouTube चैनल एडू फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तैयारी सीटेट की इस श्रृंखला में मैं आज आपके सामने जो विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर का समय जो है 1915 से 2016 दिया गया है। ब्रूनर का पूरा नाम जेरोम ब्रूनर है। 1960 में इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है और क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया उसमें छात्रों के सीखने से संबंधित व्यवहारों को लेकर के क्योंकि किया गया है, आजकल इसे हमने कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत रखा जाता है। ये एजुकेशन फील्ड में बहुत ही रिलेवेंट है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। ब्रूनर की जो थ्योरी है वो कुछ मेन हेडिंग्स के अंतर्गत डिस्कस की गई है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को लेंगे। पहला है इंट्यूटिव थिंकिंग वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग, अंतर्दृष्टि चिंतन और बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। इंट्यूटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग ये दो तरह के चिंतन है। अंतर्दर्शी से अर्थ समझिए, अंतः कहते हैं अंदर, दर्शी देखने वाला, अंतः दर्शन अंदर के दर्शन करने वाला, अंदर अर्थात हम अपने अंदर जो सोच विचार रखते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो हमारी समझ बनती है उसके ऊपर आधारित है। दरअसल क्या होता है कि हम लोग एनालिटिकल होकर के ज़्यादा सोचते हैं, तो स्कूलों में एनालिटिकल थिंकिंग बहुत चलती है। टीचर्स जो हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन पर ज़्यादा जोर देते हैं अंतर्दर्शी चिंतन की तुलना में। अंतर्दर्शन क्या होता है? अंतर्दर्शन कोई भी पाठ है, कोई विषय है, उससे संबंधित जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या कॉग्निशन, समझ जो आपकी बनती है, वही आपका इंट्यूशन कहलाता है, अंतर्दर्शन कहलाता है। और अंतर्दर्शन का तात्पर्य एक ऐसे व्यवहार से होता है जिसमें आप विश्लेषणात्मक उपायों पर चर्चा नहीं करते हैं। विश्लेषणात्मक उपायों के बिना ही आप उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है आपकी, आप उसके बिना ही कोई भी परिस्थिति है या समस्या है उसकी संरचना, अर्थ और महत्व आप समझ पाते हैं। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी अपनी समझ बनती है उसको आप इसमें लेते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन की, विषय की संरचना। विषय की संरचना यहाँ पर स्ट्रक्चर को लेकर के है कि स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी विषय को लेकर के। तो हर विषय का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और बच्चों को स्कूल में उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स को ये जो संरचनाएं हैं, संरचनाएं भी कैसी हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स हैं, इनको सीखने पर अधिक बल देना चाहिए कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बता पाएँ, रूल्स बता पाएँ और जो टेक्निक्स यूज़ होती है वो बता पाएँ। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन है ये बच्चों के बीच में पहुंच सकता है। फिर उसके बाद आता है अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, कुछ डिस्कवरी करनी है, डिस्कवर करना है। बहुत ही बेस्ट मेथड है ये, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव है, स्टूडेंट एक्टिव है। यहाँ पर बच्चा जो है कोई भी समस्या आती है उसको, तो उसके विभिन्न पहलुओं पर खुद ही स्वयं ही आगमनात्मक चिंतन करके जो उससे संबंधित संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके मीनिंग है, उसके बीच में रिलेशनशिप्स हैं, उसको वो खुद ढूंढता है, खुद एक्सप्लोर करता है। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया, आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग। मैं इसको बताना चाहूँगी कि दो तरह की थिंकिंग है, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग। आगमनात्मक, इसमें उदाहरण से परिभाषा की ओर जाया जाता है। पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है और उदाहरणों के माध्यम से परिभाषा का निर्माण किया जाता है। परिभाषा को हम समझते हैं या बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ये है आगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन में क्या होता है, जो कि बहुत ही प्राचीन तरीका है, पहले परिभाषा दी जाती है,
परिभाषा के बाद उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कवरी लर्निंग है वो आगमनात्मक चिंतन के माध्यम से होती है कि बच्चा जो है कोई भी समस्या है उसके विभिन्न पहलुओं पर आगमनात्मक चिंतन के द्वारा उसके ऊपर विचार करता है, और जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके मीनिंग है, रिलेशनशिप्स है, उनको एक्सप्लोर करता है, उनको वो ढूंढने की कोशिश करता है, खोजता है उनको। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो टीचर है उसको ये समझ लेना चाहिए कि नॉलेज जो होती है वो सेल्फ डिस्कवर्ड होती है। बच्चा खुद डिस्कवर करे तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीजिए, आप फैसिलिटेटर के रूप में काम कीजिए। आप जब वो खुद से सीखेगा, खुद डिस्कवर करेगा, तो उसको याद रखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको याद रहेंगी चीज़ें। तो जो सेल्फ डिस्कवर्ड नॉलेज होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमेशा याद रहती है। तो टीचर को डिस्कवरी लर्निंग का मौका बच्चों को देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रेलेवेंस, संबद्धता का महत्व। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रूनर की एक बुक है द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। उसमें उन्होंने रेलेवेंस के दो टाइप्स बताए हैं, दो प्रकार बताए हैं। एक है सोशल रेलेवेंस, दूसरा है पर्सनल रेलेवेंस। सोशल रेलेवेंस सामाजिक संबद्धता और पर्सनल रेलेवेंस व्यक्तिगत संबद्धता, ये दोनों ही स्कूलों में इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रूनर जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो हमारी अभी रेलेवेंस की हम बात करें व्यक्तिगत संबद्धता से, वो कहते हैं कि शिक्षा जो होती है वो केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं लेकिन सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसलिए व्यक्तिगत की अपेक्षा सामाजिक पर उनका अधिक बल है। सामाजिक संबद्धता आवश्यक है कि जो भी हमारा लर्निंग हो रही है वो समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के होनी चाहिए, तो अधिक तीव्रता से हो सकती है। फिर उसके बाद आती है बात रेडीनेस की, तत्परता की। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा है इन्होंने, क्योंकि ये जो रेडीनेस की बात है हमने थॉर्नडाइक में सुनी थी, लॉ ऑफ रेडीनेस जब उन्होंने दिया था, तो ब्रूनर कह रहे हैं कि रेडीनेस बहुत ज़रूरी है। ब्रूनर ने बहुत एक अलग सी बात कही, इन्होंने कहा कि सीखने के लिए आयु की ज़रूरत नहीं है, आयु वर्ग ये सब अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लर्नर सीखने को तैयार है, तत्पर है, तो वो सीख सकता है, उसकी आयु वर्ग कोई मैटर नहीं करता। तो ये कहते हैं कि कोई भी आयु वर्ग का छात्र कोई भी विषय को सीखने के लिए तत्पर किया जा सकता है, रेडी किया जा सकता है। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर का मेन काम है कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली ही जो करिकुलम है उसको डेवलप करें, उसको तैयार करें। फिर अगला जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर्स डूइंग थिंग्स, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं करने की उपयोगिता। अधिगमकर्ता कौन है, लर्नर जो सीख रहा है, और उसी के द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता क्या होगी, वो जो खुद से काम करेगा तो उसकी क्या उपयोगिता है। तो ब्रूनर इस बारे में कहते हैं कि जो छात्र हैं उनको सीखने की परिस्थिति में यानी लर्निंग सिचुएशंस में एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके भी उन्होंने दो फायदे बताए हैं कि उसे एक्टिव क्यों रहना चाहिए। पहला फ़ायदा उन्होंने ये बताया कि अगर स्टूडेंट एक्टिव होता है तो वो कोई भी लेसन है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा। दूसरा क्या है, वो उसको जल्द से जल्द सीख पाएगा और जल्द सीख पाएगा और अधिक दिनों तक याद रखेगा उसको कोई फोर्सफुली याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसको याद होगा वो। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 मेन हेडिंग्स हैं जो ब्रूनर की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। आलोचकों ने इसमें से भी कुछ बिंदुओं को लेकर के आलोचना की है। जो इसका आप पॉइंट देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, विषय की संरचना, इसको लेकर के भी आलोचकों ने आलोचना की है। उनका ये मानना है कि जो विषय की संरचना है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है, ये तो खुद ही क्लियर है, ये सेल्फ क्लियर है ये, तो इसको तो बहुत ज़्यादा स्पष्टता की आवश्यकता भी नहीं है। तो इनका मानना ये है कि ये जो इस ढंग की संरचना होती है, जो विषय की संरचना को लेकर के, डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर को लेकर के बात कर रहे हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो सकती है उन क्लासेस में जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड हो। जब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नहीं होंगे तो विषय की संरचना को लेकर के जो कि ब्रूनर ने कहा कि विषय की संरचना के संबंध में कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स
बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, तो वहाँ पर भी तभी काम करेंगी जब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे, और उनका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए मोटिवेशन बहुत काम करता है, इसलिए एक दोष के रूप में सामने आया। दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग को आलोचकों ने वेस्टेज ऑफ टाइम माना है। उन्होंने सोचा है, कहा है कि जो टीचर भी टाइम वेस्ट कर रहा है और स्टूडेंट भी टाइम वेस्ट कर रहा है, डिस्कवरी लर्निंग नहीं होनी चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग से दोनों का ही टाइम वेस्ट होता है। तो ये दोषों के होने के बावजूद भी ये जो थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी ब्रूनर की, ये स्कूल एजुकेशन के अगर दृष्टिकोण से हम देखें, स्कूली शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो दोस्तों, ये ब्रूनर की थ्योरी है। आप अगर इसके संबंध में देखें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऑल्दो आलोचकों ने उसकी आलोचना की है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि इंट्यूटिव थिंकिंग की बात करिए, इंट्यूटिव थिंकिंग, अंतर्दर्शी चिंतन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बाहर की दुनिया को बहुत समझते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। हमारे स्कीमास ऑलरेडी बने हैं, हम लोग इतना कुछ देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, और हमारे बहुत कुछ आसपास घटित हो रहा होता है। रिलेटेड स्कीमास, मेंटल स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में हैं। हम क्यों नया कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं? हम लोग क्यों नई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने अभी आगमनात्मक चिंतन की बात की थी कि एग्जाम्पल से हम थ्योरी उस पे जाते हैं, थ्योरी पे या डेफिनेशन पे जाते हैं, तो डेफिनेशन हम खुद क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट करते? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रही हूँ मैं, कि हमारी अपनी भी समझ बनती है, तो उसको भी महत्व मिलना आवश्यक है। हम लोग हमेशा ही एनालिटिकल नहीं हो सकते हैं। फिर हमें रूल्स पे बात करनी चाहिए, हमें टेक्निक्स पे बात करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी लर्निंग आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग से बच्चा खुद डिस्कवर करता है, और टीचर का आज रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में है। तो डिस्कवरी लर्निंग को हम अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ रेलेवेंस की बात करें, तो रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट चीज़ें अगर आपके सिलेबस में नहीं होंगी, करिकुलम में नहीं होंगी, तो आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो बच्चे के किसी काम की नहीं। तो इसलिए इसको भी टाइम टू टाइम अपडेट होना ज़रूरी है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनमें भी परिवर्तन लाना ज़रूरी है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप इसके परिवर्तन बदलने भी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात जो सामने आई वो है रेडीनेस। रेडीनेस की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि हम कह रहे थे थॉर्नडाइक में कि लॉ ऑफ रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने में तत्परता की आवश्यकता है। अब मैं अगर आपको वाइगोत्स्की की तरफ ले जाऊं, और वाइगोत्स्की ने जो कहा कि अगर बच्चे को आप थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग प्रदान करेंगे तो बच्चा जो अपने लेवल से ऊपर भी सीख जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये स्कैफोल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, कि आपको ये बता रहे हैं कि रेडीनेस जो है, अगर रेडी है व्यक्ति तो आधी जंग उसने वैसे ही जीत ली। तो रेडीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लर्नर के लिए रेडीनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो उसके अंदर अगर होगी तो कोई एज मायने नहीं रखती, कोई कुछ भी मायने नहीं रखता, अदर फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं। रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्नर्स डूइंग थिंग्स, अगर लर्नर खुद से करके सीखता है तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, आप इनको अपने क्लासरूम में एज अ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज हमने चर्चा की ब्रूनर की थ्योरी ऑफ लर्निंग की, ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत योगदान देती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।